और उससे भी अच्छा कंपनी है तो 14 लाख तक भी जा सकता है। कौन से भी सेक्टर में आप एंट्री कर सकते हो इसमें। जो मैकेनिकल इंजीनियर है, अगर आप देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिजाइन फील्ड में आपको हायर सैलरी मिलेगा। जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको, उसको ग्रैब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले तो आशीष भाई, वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रवीण फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड थैंक यू वेरी मच। और इस सेशन का मेन मोटो यही है कि जो भी एस्पिरेंट्स है, जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट जो पाइपिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिन्होंने सोचा है, तो उन्हें एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली पाइपिंग। ठीक है, उसका स्कोप क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ क्या होता है उसमें, ठीक है, प्रोफाइल क्या होती है। तो मतलब ओवरऑल हम लोग सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। ठीक है, यस यस यस, तो सबसे पहले तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताइए ताकि व्यूवर्स को पता चले। यस यस यस, माय नेम इज आशीष एसरे, आई लिव इन पुणे. I have completed Bachelor of Engineering in Mechanical and post-graduation diploma in piping engineering. I have more than 6 years experience. Currently working with Thermex Limited in their water and wastewater solution division as a senior executive design engineer. ग्रेट भाई, ग्रेट। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है आपको लेकिन लगता नहीं है कि, मतलब ऐसा लगता है कि आप जस्ट अभी पास आउट हुए हो, 1-2 साल हुआ रहेगा Yes. तो सबसे पहली चीज की, व्हाट इज पाइपिंग? Okay. In general, piping is a multidisciplinary branch of engineering and mainly part of mechanical engineering, where concept is developed by chemical engineers and is converted into design by mechanical, civil, electrical, and instrumentation engineers. Also, in some as per technical, you can say it is a used for the transporting fluid from one equipment to another equipment, like veins. वैसे देखा जाए तो जो पाइपिंग फील्ड है, जहां तक मुझे पता है कि मतलब ये इसका जो स्कोप है काफी ब्रॉड है, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में है। सो मैं चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि इस पाइपिंग फील्ड की करंट सिचुएशन में क्या नीड है, मतलब करंट मार्केट में, और इन फ्यूचर क्या होगा। एक्चुअली फर्स्ट मैं आपसे थोड़ा ये शेयर करना चाहूंगा कि पाइपिंग में वेरियस सेक्टर एंड वेरियस अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब कौन से फील्ड में है। जैसा मैकेनिकल में आप देखेंगे, मैकेनिकल वर्सटाइल है पूरा अपना। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा कास्टिंग रहेगा या फिर फैब्रिकेशन फील्ड रहेगा, उसमें एक पाइपिंग आ जाता है। तो अगर आपका इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन पावर एंड डेडिकेशन टू वर्क, then there is always huge scope in piping design engineering. Okay, like piping design, construction field, that is on site, and operation and maintenance of various piping system, including inspection and testing. There are opportunities in following sector like oil and gas, power, water and wastewater, petrochemical, chemicals, pharmaceutical industry, commercial, household and residential piping is being there. And you will come up to know lot of development are also going on in our country as well. Okay, there are top notch companies in India and abroad which are working with this expertise. Okay, namely Jacob, Floor Daniel, Mott McDonald, Reliance, Toyo, Petrofac, etc. ग्रेट भाई, ग्रेट। काफी, मतलब देखा जाए तो ऐसा लगता है सुनने में कि देखा जाए तो पाइपिंग हर जगह है कि नहीं? यस 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 यस, इन एवरी सेक्टर पाइपिंग हमें मिलेगा ही मिलेगा। अभी मैंने कम से कम 8 सेक्टर आपको बताए होंगे, उसमें आपको पाइपिंग है ही। जैसे कि अभी आपने बताया कि कितने सारे सेक्टर्स में है, तो इससे पता चलता है यार कि इसका स्कोप प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि इसका कोई रिप्लेसमेंट थोड़ी ना है कि नहीं? क्योंकि जाहिर सी बात है, इतने सारे प्लांट्स हैं, अलग अलग सिस्टम है, तो वहां पे कहीं ना कहीं पाइपिंग सिस्टम है। तो अगर पाइपिंग सिस्टम है तो वहां पे मेंटेनेंस वर्क भी होगा, और इनिशियल जब भी प्लांट का ये कमीशनिंग होता है तो उसके पहले डिजाइनिंग वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह, वो सब चीजें तो होती है। राइट 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 राइट। मींस देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ पाइपिंग इंजीनियर। यस यस यस।
एक्चुअली इसमें ऐसा, ये जो फील्ड है उसमें ऐसा है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए बहुत स्कोप है। मतलब अगर किसी को साइट इंजीनियरिंग बनना है, किसी को डिजाइन इंजीनियरिंग बनना है, किसी को स्ट्रेच इंजीनियर बनाना है, मतलब ये सब आप कौन से भी सेक्टर में आप एंट्री कर सकते हो इसमें। इफ यू पाइपिंग नॉलेज देन यू कैन सिलेक्ट एज पर योर इंटरेस्ट, यू कैन सिलेक्ट योर फील्ड। तो अभी जैसे भाई आपने बताया कि एक स्ट्रेस इंजीनियर की बात की आपने, मेंटेनेंस इंजीनियर की बात की, डिजाइन इंजीनियर की बात की। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, पाइपिंग फील्ड में अगर बंदा मतलब पाइपिंग नॉलेज लेता है तो वो उसके पास और कितनी प्रोफाइल्स अवेलेबल है? ओके, there are different profiles are available in industry are piping design engineer, piping material engineer, stress engineer. Also there is software is available for this Caesar 2. Piping modulars also there. They have to work on the softwares like PDMS, PDS, SP3D softwares. Also procurement engineers, project managers, etc. Also on site different profiles are available like piping engineer, that is fabrication field. Also inspection and testing also there, QA/QC and operation and maintenance. मुझे लगता है कि इसकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि Yes, बहुत actually सारे I have प्रोफाइल्स not अवेलेबल cover है। all. I have not cover all of profiles. Just I have giving brief description for about this field. Yeah. नहीं भाई, वैसे भी आपने जो भी चीजें बताई है ना, उससे एक आइडिया लग गया है कि मतलब देखा जाए तो बहुत सारी प्रोफाइल्स है, एन नंबर ऑफ प्रोफाइल्स है। Yes, yes, yes. अब हम लोग बात करेंगे कि सपोज कोई स्टूडेंट है, वो अपने इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में है, सपोज मैं मानता हूँ सेकेंड ईयर में, Okay. ठीक है। Okay. सो वो चाहता है कि पाइपिंग में अपना करियर बनाऊं। Okay. सो Okay. क्या क्या रिसोर्सेस यूज करने होंगे, क्या क्या सॉफ्टवेयर उसे सीखना होगा, और कहाँ से कोड सीखने होंगे, बेसिक कंसेप्ट क्या क्या पढ़ना होगा, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। एक्चुअली ये देखिए, आप कौन से भी स्टेज में, कौन से भी फील्ड में एंट्री कर सकते हैं एट इनिशियल स्टेज। आई एम टॉकिंग अबाउट इनिशियल स्टेज। अभी फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल ले लीजिए। आफ्टर स्पेंडिंग 2 years in fabrication field, I left my job for the post graduation diploma in piping. अच्छा, I left the job and did my full time course in post graduation diploma in piping engineering. So आप कभी भी मतलब ऐसा वो स्टेप ले सकते हैं कि मुझे ये फील्ड में जाना है। सिर्फ आपका पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको जो कुछ करना है वो पूरे दिल से करना है। मेरा यही एक कहना है कि किसी से आप अगर इंटरेस्ट एरिया में आप अपना काम भी उसी इंटरेस्ट एरिया में करोगे तो हमेशा आपको बेनिफिशियल रहेगा आपको। सो अगर आपको कोर्स करना है, आपने डिसाइड किया कि आपको पाइपिंग इंजीनियरिंग में कुछ करियर करना है, तो देयर आर नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर अवेलेबल इन इंडिया फॉर पाइपिंग इंजीनियरिंग कोर्सेज। सो आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन मैक्सिमम अगर फुल टाइम में देखेंगे तो 4 to 5 months रहता है, और अगर आप मतलब पार्ट टाइम करना चाह रहे तो 1 year भी रह सकता है। तो इससे क्या होगा, आपको जो ये पाइपिंग का नॉलेज आपको इंजीनियरिंग में नहीं मिलेगा, आपको मेटलर्जी का नॉलेज मिलेगा, लेकिन जो बेसिक पाइपिंग का जो नॉलेज है आपको ये एक कोर्स करके ही मिल सकता है, और ये बेनिफिशियल भी हो जाता है। मतलब आपको बेनिफिट इसका बहुत मिल जाएगा जब आप खुद एंट्री करोगे। तो पाइपिंग इंजीनियरिंग का कोर्स करके तो जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, वो सब जो आएगा वो एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा आपको। इट मीन्स कि अगर पाइपिंग में आपको करियर बनाना है तो यू हैव टू डू कोर्स। यस यस यस। इज इट कंपलसरी, और मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? मतलब मैं अगर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मेरे पास टाइम भी है काफी, तो मैं चाहता हूँ कि कॉलेज में ही मैं कुछ फ्री रिसोर्सेस या सॉफ्टवेयर यूज करके मैं सीख लूँ, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? ओके, अभी कैसा है, अगर सॉफ्टवेयर नॉलेज गेन करना है, देखिए मैंने पहले बताया आपको डिफरेंट फील्ड है उसमें। आपको अगर सॉफ्टवेयर के बारे में रिगार्डिंग नॉलेज चाहिए तो आपको कोर्सेज तो करने पड़ेंगे, जैसे सीजर 2, PDMS, SP3D, PDS। ये सॉफ्टवेयर बहुत महंगे रहते हैं, तो आप उन मतलब आपको अगर वो उसका नॉलेज लेना है वो डिफिकल्ट भी है बहुत सारे, क्योंकि कैसा है, प्रॉपर गाइडेंस, एक गाइडेंस चाहिए आपको। वो आप एक बुक रीड करके नहीं मिला सकते, मतलब मिल नहीं सकता आपको बुक रीड करके। वैसे बुक्स भी अवेलेबल है अपने, मतलब अगर आपका कोई प्रॉपर
ऑलरेडी किसी कोई पाइपिंग के फील्ड में है, अगर उससे आप उनसे आप नॉलेज शेयर करके ले रहे हो खुद को, तो ठीक है, आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई ये नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको कोर्स करेंगे तो बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे जो इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें कुछ इलेक्टिव्स होते हैं, तो इलेक्टिव में पाइपिंग भी होता है, लेकिन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज ना वो सिखाते नहीं है पाइपिंग। नहीं 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 नहीं, आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन कैसा रहता है, वो डिपेंड ऑन द कॉलेज, वो एक ही सब्जेक्ट सिखाएंगे आपको। अगर आप इलेक्टिव भी चूज करेंगे तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, वो ऐसा उनका ये होता है। इट मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपको सीखना है तो सबसे पहला तो प्रेफरेंस हम लोग कोर्स को देंगे, और उसके बाद अगर आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं है, फाइनेंशियल इशू है, तो आप किसी एक्सपर्ट से जो ऑलरेडी उस फील्ड में जॉब कर रहा है उससे आप गाइडेंस ले लेके सीख सकते हैं चीजें। यस यस यस, बिकॉज मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पाइपिंग फील्ड है वो पूरा कोड एंड स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड है। जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड है, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है, ये जो सब स्टैंडर्ड है, आपको कोई जब आप उसमें जाओगे या किसी प्रॉपर टेक्निकल पर्सन से नॉलेज लोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, और उसका मटेरियल भी आपको प्रॉपर वे में मिलना चाहिए। सही बोला भाई आपने, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट यही चीज है कि प्रॉपर रिसोर्सेस मिलना, क्योंकि इंटरनेट पे अगर आप ढूंढोगे तो आपको पाइपिंग से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज मैनर में वो चीजें अवेलेबल नहीं होगी। यस, एंड स्टार्टिंग में आपको बेसिक नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वास्ट नॉलेज का जरूरत नहीं है। एक बार आप इंडस्ट्री में एंट्री कर जाओगे, एज पर योर इंटरेस्ट आप नॉलेज गेन कर सकते हो इसके बारे में। यस, अब हम लोग बात करेंगे कि इस पाइपिंग फील्ड में सैलरी क्या होती है। स्टूडेंट है, उसने जस्ट अभी कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, सो एज अ फ्रेशर वो क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? एक्चुअली अब अगर सैलरी के बारे में बात करेंगे तो इट्स डिपेंड ऑन द कंपनी ऑल्सो। मीन्स अगर फ्रेशर है तो वो कहाँ ज्वाइन कर रहा है। अगर एमएनसी कंपनी है, उसको अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है, अराउंड रेंज रह सकता है। कि एक्चुअली कैसा रहता है, अगर फ्रेशर ले रहे हैं, जीईटी करके ले रहे हैं, तो कंपनी के कुछ ऐसे पॉलिसीज है, वो आपको अप टू 6 लाख भी दे देते। ओके, मतलब स्टार्टिंग आपको 5 टू इन बिटवीन 5 to 6 दे देंगे एज पर कंपनी पॉलिसी। तो अगर आप ऐसे सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको कोर्स करने का जरूरत भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो कंपनी की पॉलिसी भी रहते हैं, वो आपको पूरा ट्रेन करेंगे इस फील्ड में। ओके, लेकिन अगर किसी कंसल्टेंसी को ज्वाइन कर रहे हो, या फिर किसी स्मॉल स्केल कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, या फिर फैब्रिकेशन सेक्टर में जा रहे हो, तो वहां पे सैलरी आपको स्टार्टिंग में 2 लाख से भी स्टार्ट हो सकता है। एक्चुअली मैंने जब आफ्टर 2 years experience I did my course and I got selected through campus to MS Pennar company in water and wastewater solution as a piping engineer, and they have means उन्होंने मुझे एज अ फ्रेशर ही लिया, क्योंकि मैंने फील्ड चेंज किया करके। तो उन्होंने मुझे पैकेज दिया था, वो 2.5 का ही दिया था। बट मेरा एक सबको मतलब जो अपने व्यूअर्स है उनको मेरा यही कहना है कि आप इनिशियल स्टेज में सिर्फ एंट्री मारना देखिए मार्केट में, सैलरी के बारे में ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि बाद में आपको आपके नॉलेज के हिसाब से सैलरी दे देता है कंपनी। और एक और चीज है कि आप देखेंगे कि अगर हम लोग अच्छे प्लेसमेंट की बात करें तो बहुत ही कम कॉलेज होते हैं जहाँ पे एक अच्छा प्लेसमेंट होता है, बहुत ही कम। यस, तो वहां पे तो उनको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, 5 लाख 6 लाख 4 लाख। हाँ, ज्यादातर लोगों का यही कंडीशन होता है वहां पे कि उन्हें कॉलेज के थ्रू कैंपस तो मिलता नहीं है, कैंपस से जॉब लगती नहीं है। सो अल्टीमेटली वो बाहर से कोर्स करके या अलग अलग कंपनी में रिज्यूम बेच के अप्लाई करते हैं। सो वहां पे उन्हें उतनी सैलरी नहीं मिलती है, उन्हें कम ही सैलरी मिलती है। यस। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग मेरा करियर किया था वो 8,000 पे किया था, ये सिर्फ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली हाँ, जब मैंने फैब्रिकेशन फील्ड में ज्वाइन किया था तो 8,000 पे किया था, और मैंने बहुत स्ट्रगल किया था जॉब लेने के लिए। लेकिन मेरे को सिर्फ फ्रेशर का टैग हटाना था, इसके लिए मैंने फैब्रिकेशन फील्ड ज्वाइन किया। आफ्टर 2 years मुझे मतलब रियलाइज हुआ कि मेरा इंटरेस्ट है वो पाइपिंग में है, वो भी डिजाइन फील्ड में। ओके, तो मैंने जॉब छोड़ के, वो टाइम पे जॉब छोड़ना मतलब बहुत रिस्की रहता है, क्योंकि जॉब मार्केट में अवेलेबल भी नहीं रहते ज्यादा, आप देखेंगे तो। मतलब
बहुत रिस्क रहता है। आप 1-2 साल जॉब करके छोड़ के कुछ एजुकेशन करोगे तो उसके बाद आपको जॉब मिलना बहुत जरूरी रहता है। तो ये माइंड में रख के ही मैंने वो किया था। तो मुझे कैंपस थ्रू ही मिला प्लेसमेंट पाइपिंग में, लेकिन वहां पर भी 35 का स्ट्रेन था हमारा, लेकिन उसमें से भी ओनली 2-3% आर सिलेक्टेड इन कैंपस। तो ये भी फैक्टर रहता है कि आप कैसे डेडिकेटेडली आपका जो स्टडी है वो करते हो। बिकॉज कुछ स्टूडेंट इंटरव्यू देने में बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि जिस कंपनी में मैं सिलेक्ट हुआ था वहां पे एक ही वैकेंसी थी, लेकिन मेरे को थर्ड लॉट में भेजा गया था। उसके पहले 12 स्टूडेंट ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके थे। जो बात अभी आपने बताई कि आउट ऑफ 35 ओनली 2 और 3 आर सिलेक्टेड, यस। तो इससे एक चीज पता चलता है कि मतलब क्या पाइपिंग की डिमांड कम है मार्केट में? क्योंकि एटलीस्ट अगर मार्केट में डिमांड है तो जॉब तो सबको मिलनी चाहिए। तो आखिर में ऐसा क्यों है? मतलब सिर्फ 2 और 3 लोगों को ही मिल रहा है? ये डिपेंड है आपके माइंडसेट पे। ओके, अभी जो जॉब था, मैंने कोर्स किया मुंबई से। ओके, तो जॉब मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ। जॉब था वो हैदराबाद लोकेशन के लिए था। तो उसमें से 25 लोग ने ना बोल दिया, मतलब 20 लोग ने ना बोल दिया कि हमें हैदराबाद लोकेशन नहीं चाहिए। ओके, सो इट्स डिपेंड ऑन यू ऑल्सो। तो मेरा यही कहना है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको उसको ग्रैब कर लीजिए। उसके बाद कुछ आफ्टर कुछ साल के एक्सपीरियंस बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि मेरे को कहाँ पे जाना है। आपके पास 3-4 कंपनी का ये रह सकता है, ऑफर रह सकता है, आप बोलोगे नहीं मुझे ये चूज करना है, लेकिन ये इनिशियल स्टेज में आपके पास ये राइट्स नहीं रहेगा, ऐसा मेरा कहना है। या नहीं, बिल्कुल भाई, क्योंकि जब हम लोग फ्रेशर रहते हैं तो फिर वो टाइम पे जॉब मिलना ही सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। व्हाई कंपनी शुड इन्वेस्ट ऑन यू? सबसे बड़ा तो यही क्वेश्चन रहता है। बड़ी कंपनी तो चलो उनके अंदर उनके यहाँ पे पॉलिसीज होती है कि हाँ यार फ्रेशर को रिक्रूट करना है, लेकिन जो छोटी कंपनियां होती है वो ऐसा सोचती भी नहीं है कि व्हाई आई शुड इन्वेस्ट। उनका रेवेन्यू जनरेट होगा आपसे, तभी आपको उधर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो स्टार्टिंग से, वो डे 1 से आपको चाहेंगे कि आप कुछ काम करें वहां पे। आपको जैसा बड़ी कंपनी में फ्रेशर को जितना ये मिलता है, टाइम मिलता है सीखने के लिए सब, उतना वहां पे टाइम नहीं मिलेगा। आपको जो काम दिया जाएगा आपको करना पड़ेगा, ऐसा मतलब। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बंदे ने ये डिसाइड कर लिया है कि मेरे को पाइपिंग में ही जॉब करना है और वो उतने अच्छे कॉलेज से नहीं है, टायर 3 कॉलेज से है, सो अब उसका रोड मैप कैसा होना चाहिए? फ्रॉम सेकेंड ईयर, फ्रॉम फर्स्ट ईयर, क्या रोड मैप उसको फॉलो करना चाहिए सो दैट टिल फाइनल ईयर, जैसे ही फाइनल ईयर वो कंप्लीट करे वैसे ही उसको तुरंत जॉब मिल जाए और वो भी अच्छी जॉब? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पाइपिंग से रिलेटेड उसको जो कुछ नॉलेज है, मतलब इनफैक्ट बुक्स या फिर कुछ टेक्निकल जो पर्सन रहेगा जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है उससे थोड़ा नॉलेज में, जैसे बोला, एक तो कोर्स करना पड़ेगा, साइड बाय साइड कोर्स कर सकता है बंदा सेकेंड ईयर में। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अगर सेकेंड ईयर में हो तो आप कोर्स मत कीजिए। आप जब लास्ट ईयर को जाओगे तभी आप कोर्स कर लीजिए, लास्ट में तो थर्ड ईयर में। क्योंकि क्या हो जाता है, कुछ जैसे एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, वो कहता है कुछ समय के बाद, अभी हम भी, अगर आप 2 इयर्स के बाद कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, उसमें से जो अपना ग्रिप रहता है वो नहीं रहेगा वहां पे। ओके, तो मेरा ये कहना है कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो थर्ड ईयर से स्टार्ट कर लीजिए, थर्ड ईयर के फर्स्ट मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से। तो आपके कोर्स होते रहेंगे 1 by 1, और जब आप इंट्रो फेस करोगे तो आपका उसके ऊपर ग्रिप अच्छा रहेगा, ये मेरा कहना है। और दूसरी बात है, ये हो गया आपका बुक्स रिलेटेड, मतलब जो हमें पढ़ना है वो आपको सब मटेरियल पूरा इकट्ठा करना है, उसके बाद एनालिसिस करना है उसके बाद। और दूसरा है कि इस सेक्टर में कंपनियां कौन सी है, ये आपको थोड़ा नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसा मैंने अभी कुछ कंपनीज के नाम बताए, उसके बाद 100 ऑफ कंपनीज आर देयर, ये भी है। या फिर आप जो एरिया में मतलब अभी है, मतलब जो एरिया में रहते हो आप, तो वहां पे कौन से कंपनी है उनका नाम निकालना, वहां पे कोई अपना मतलब रेफरेंस दे सकता है वो देख के रखना। ये सब मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है जो लोग इग्नोर कर लेते हैं, इसके लिए उनको जॉब जल्दी नहीं मिलता। तो ये पूरी लिस्ट आपकी पहले प्रिपेयर होनी चाहिए। ओके, ऑल्सो अगर बड़ी कंपनी में आपको जॉब नहीं मिल रहा है इसके बाद भी, क्योंकि वहां पे आपका इंटरव्यू फेल हो गया या फिर इंटरव्यू के लिए बोला है नहीं, आपका सीवी स्ट्रांग नहीं है,
रिज्यूमे, या फिर आपके मार्क्स नहीं, इसके लिए उन्होंने शॉर्टलिस्ट नहीं किया, तो देयर आर नंबर ऑफ स्मॉल कंपनीज आल्सो, मींस लाइक कंसल्टेंसीज, मींस ये लोग क्या करते हैं, जो अपने बिग एंटरप्राइजेस रहते हैं, बड़ी कंपनी रहते हैं, उनसे ये कर लेते हैं, इनसोर्स कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी के पास ज्यादा काम रहेगा तो आउटसोर्स कर देते हैं। तो ये कंसल्टेंसी के पास बहुत काम रहता है, और जब इनके पास आपको फ्रेशर के लिए ज्यादा ये मिलेगा, लॉट ऑफ वैकेंसी यहाँ पे, यहाँ पे, तो वो भी देख कौन सी कंसल्टेंसी एरिया में, अगर आपको आपके ही एरिया में काम करना है, नहीं तो अगर बाहर करना है तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी कंसल्टेंसीज है, और अच्छी कंसल्टेंसी कौन सी है, जिससे मेरे को, अगर मैं काम करूंगा इनके साथ 2 साल, तो मेरे को अच्छा नॉलेज मिलेगा। क्योंकि मेरा वही कहना है, आप सैलरी मत देखिए, लेकिन आपका जो प्रोफेशनल उसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए फर्स्ट 2 ईयर एटलीस्ट। बिल्कुल सही बात की। और अगर एक एस्पिरेंट जो ऑलरेडी सोच चुका है कि हाँ यार मुझे पाइपिंग में ही जाना है, तो वो अगर इन चीजों को फॉलो करे तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर ही विल गेट अ गुड जॉब। और इसके अलावा ये भी है कि जो इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप, सो वो देखे कि हाँ यार पाइपिंग से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी है, इवन चाहे भले वो स्मॉल कंपनी हो, स्मॉल स्केल कंपनी हो या कंसल्टेंसी हो, वहां पे ज्वाइन हो जाए और 15 दिन 20 दिन महीने के लिए जो भी है वहां पे सीखे। क्योंकि अल्टीमेटली सामने वाली कंपनी हमें तभी हायर करेगी जब हमारे पास कोई स्किल होगा। यस डेफिनेटली। और पाइपिंग के लिए अगर हम लोग बात करें, सो किन किन स्किल की रिक्वायरमेंट होती है? जो एक होता है ना स्किल सेट्स, कम्युनिकेशन स्किल, फिर कुछ सॉफ्टवेयर का हो गया, फिर ड्राइंग का हो गया, तो ऐसे क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है? एक्चुअली जैसा आपने बोला कम्युनिकेशन स्किल, ये तो आपको पता है कि अपने जो अभी इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल जो है सेक्टर, उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल आना ही चाहिए। ओके, उसके बाद जो डिजाइन रिलेटेड है, जिनको डिजाइन या फिर पाइपिंग में आना है, उसका मैंने आपको फर्स्ट टाइम बोल दिया कि विजुअलाइजेशन पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मीन्स क्या, अभी देखिए आपको जो डिजाइन करना है वहां पे आपको कुछ मतलब आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा इमेजिन करना है माइंड में और आपको पेपर पे लिखना है, ड्राइंग बनाना। जिसका ड्राइंग स्किल अच्छा है, जैसा मशीन डिजाइन जितने अपने हैं, मतलब ड्राइंग हमारे मैकेनिकल फर्स्ट 3 सेमेस्टर ड्राइंग करके एक सब्जेक्ट रहता है, जो हमें ड्राइंग जैसे पेपर पे बनाना रहता है, आइसोमेट्रिक व्यू, ये सब जो ऑर्थोग्राफिक प्लेन व्यू, ये सब जो है वो अगर स्ट्रांग है आपका तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। मतलब अगर नहीं है, आपको करना पड़ेगा, वहां पे मेहनत लेना पड़ेगा ड्राइंग पे, क्योंकि जो भी पाइपिंग है वो आपको पूरा मतलब विजुअलाइजेशन पे ही डिपेंड है, अगर डिजाइन में आना है तो। अगर आपको साइड पे काम करना है तो ड्राइंग रीडिंग स्किल होना चाहिए। जो भी आप देखेंगे ये फील्ड में आना है उसको ड्राइंग रीडिंग स्किल होना ही चाहिए, मतलब ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। ये कैसा पाइप, मतलब सिंपल चीज है कि ये क्या है, ड्राइंग क्या है, वो समझे तभी आप फैब्रिकेट कर सकते हो। बिल्कुल सही बात की भाई आपने। ड्राइंग्स हो गया, नोटेशंस हो गए, सिंबल्स हो गए, तो इन सब चीजों को अगर इसमें हाँ, ये मैंने आपको डिजाइन का बताया, लेकिन अगर आप ये भी देखेंगे, अगर मेट्रोलॉजी स्ट्रांग है मेरा और मुझे मटेरियल में एंट्री करना है, तो पाइपिंग में मटेरियल भी रहता है डिपार्टमेंट। ओके, तो वहां पर भी आप एंट्री कर सकते हो। उसके लिए आपको मेट्रोलॉजी स्किल आपका डेवलप करना पड़ेगा, मतलब मटेरियल नॉलेज, जैसा केमिकल कंपोजिशन हो गया, जो कुछ है मतलब उसके रिगार्डिंग आपको उसका नॉलेज लेना पड़ेगा, तो आप वहां पे जा सकते हैं। जैसा उसमें और एक फील्ड है जो मैंने अभी नहीं बताया, वो भी बताना चाहता हूँ। जैसा वॉल्स, जो वॉल्स लगते हैं पाइपिंग सिस्टम में, इट इज पार्ट ऑफ द पाइपिंग। ओके, तो उसके बहुत सारी कंपनी है, जैसा क्रेन, आपने नाम सुने होंगे ये कंपनी के, L&T भी है, क्रेन है, या फिर बहुत सारी वॉल्स की कंपनी है, उसमें भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है। यस यस यस, उसमें भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। जो मेरा पाइपिंग का कोर्स था, इसमें मेरे को ये वॉल्स का पूरा नॉलेज दे दिया वो लोगों, तो मेरा अगर ये रहेगा तो मैं ये सेक्टर में भी एंट्री मार सकता हूँ। तो इसके लिए आपका मेटलर्जी स्ट्रांग होना चाहिए। यस, सो ओवरऑल देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी है, काफी है, बस आपको एक प्रॉपर स्किल सीखना होगा, तो डेफिनेटली आपको जॉब भी मिल जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे कि ये सब जो चीजें आपने बताई, स्किल की रिक्वायरमेंट, फिर कोर्सेज सीखना, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन की नीड होती है यहाँ पे, लाइक PhD, मास्टर्स, उसका कुछ बेनिफिट होता है? एक्चुअली आप देखेंगे आफ्टर बी ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इज नेसेसरी इन दिस फील्ड।
और पाइपिंग इंजीनियर करके ऐसा कोई मेरे मेरे नॉलेज के हिसाब से ऐसा कोई मास्टर या पीएचडी हमारे इंडिया में तो नहीं है, क्योंकि आप सर्च करेंगे तो मिलेगा तो बहुत रेयरली मिलेगा, होगा तो मतलब एक कॉमन नहीं है कि जैसा एनवायरमेंटल साइंस हो गया या फिर जो कुछ है। ओके, अगर ओके। मैंने जैसे बताया, मैं अभी वाटर एंड वेस्ट वाटर सोल्यूशन के इसमें हूँ फील्ड में एज अ डिजाइन इंजीनियर। ओके, तो पाइपिंग तो देख रहा हूँ मैं, लेकिन मैकेनिकल का पार्ट भी देख रहा हूँ। और अभी जो मेरा नेक्स्ट जो ग्रोथ रहेगा वो मेरा प्रोसेस के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो प्रोसेस समझने के लिए वाटर का मुझे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर मैंने मास्टर किया तो बेनिफिट रहेगा मुझे। तो ये फैक्टर है, आप कौन से सेक्टर में हो, कहाँ पे हो। अगर आप मटेरियल में हो तो मेट्रोलॉजी में आप मास्टर कर सकते हो, वो अवेलेबल है अपने इंडिया में। ओके। तो ये सब फैक्टर है, लेकिन पाइपिंग इंजीनियर करके ऐसा कोई मतलब कोर्स कॉमनली नहीं है, मतलब मास्टर्स में बता रहा हूँ मैं, मास्टर या पीएचडी में। कुछ 6 साल से इस फील्ड में है, तो आपने देखा Yes. होगा कि जैसे कोई सपोज किसी ने मास्टर्स किया है इन डिजाइन और थर्मल और इन्हीं Okay. फील्ड, तो उसका प्रमोशन और ग्रोथ क्या ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल बी वाले होते हैं? ऐसा अभी मेरे साथ मेरा एक कलीग था, उसका मास्टर डिजाइन हो गया है, लेकिन वो मेरे साथ अच्छा। ही है, मेरे सेम पोस्ट पे है और सेम सैलरी ले रहे। तो इतना ज्यादा डिफरेंस मैंने नहीं देखा है कि अपने फील्ड में जो रहता है। अगर आपको मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, इन फ्यूचर आपको मैनेजर पोस्ट में जाना है, ओके, तो वहां पे आपको अगर एमबीए में इंटरेस्ट है तो एमबीए कर सकते हैं मैनेजर के लिए, ऑपरेशन में, लाइक दैट। तो ये फैक्टर वहां पे आ सकते हैं, लेकिन जो एक फर्स्ट 10 to 15 ईयर्स का जो स्पैन रहता है अपना करियर का, वहां पर तो ये ज्यादा मैटर नहीं करता। दैट्स फाइन यार, दैट्स फाइन। अब जैसे आपने ऑलरेडी ये चीज बता दी है कि एक फ्रेशर को क्या सैलरी मिलती है, ठीक है। अब मान लो कोई बंदा है, उसने 5 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, पाइपिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस है इन डिजाइन, सो इसमें मैक्सिमम सैलरी कितनी हो सकती है और एवरेज कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी, एक अप्रोक्सीमेट? ओके, तो मैं वापस वही रिपीट करना चाहूंगा कि ये डिपेंड रहता है कि कंपनी के ऊपर, क्योंकि हर कंपनी का पॉलिसी अलग रहता है, सैलरी रेंज अलग रहता है। तो अभी इसमें भी दो फैक्टर है। मैं एक्चुअली उसको मल्टीप्लाई फैक्टर में बताऊंगा आपको सैलरी, वर्ड में नहीं बताऊंगा, मतलब नंबर्स में नहीं बताऊंगा। आप देखेंगे तो अगर ऑयल एंड गैस में बंदा है तो उसका सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2 में जा सकता है एवरेज। मैं अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसमें। आप अगर अभी आपने बताया जैसे 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए तो 10 लाख तक उसका सैलरी हो सकता है, ये एवरेज रहेगा। और उससे भी अच्छा कंपनी है तो 14 लाख तक भी जा सकता है। इट्स डिपेंड ऑन दी, मतलब वो जो पर्सन रहेगा उसके नॉलेज के ऊपर, उसका कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर वो सब डिपेंड रहेगा। ओके, क्योंकि आप कितना ब्रिलियंटली शो मतलब परफॉर्मेंस दोगे उसके ऊपर आपका ज्यादा करके सैलरी डिपेंड रहता है। तो ये हो गया, आपको मैंने ऑयल एंड गैस का बताया, उसमें आपको कम से कम 1.5 फैक्टर में मिल जाता है, मतलब 7.5 लाख तक आपको कम से कम मिलेगा सैलरी। ओके, अगर वाटर के फील्ड में आ जाते हो तो वहां पे सैलरी कम रहता है, माइट भी 1.2 के फैक्टर तक आपको मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, या फिर 1.5 तक, उसके ऊपर आपको नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकते मतलब कुछ। तो और कम से कम 4 भी रह सकता है, ऐसा बोला नहीं जा सकता कि कम मतलब ज्यादा ही रहेगा, कम भी मिल सकता है 4 लाख अप टू 4 लाख। बिकॉज इसमें डिफरेंस क्या है, आप देखोगे तो ये जो फील्ड है वाटर का, इसमें आपको परमानेंट जॉब रहता है और आपका जो जॉब सिक्योरिटी हाई रहता है, मतलब मैं हाई और लो में बताता हूँ। और जो ऑयल एंड गैस का रहता है, डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट। ओके, उसमें मास रिक्रूटमेंट रहता है और कभी कभी मास ये भी कर देते हैं, वो फायर भी कर देते हैं। अगर उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो फायर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए वहां पे जॉब का जो सिक्योरिटी है वो लो रिस्क पे रहता है, मतलब हाई रिस्क पे रहता है, मतलब रिस्क ज्यादा है वहां पे। ओके, और वाटर में वो लो रिस्क है जॉब सिक्योरिटी। लेकिन पे स्केल में अपोजिट, वहां पे आपको हायर सैलरी मिलेगा और यहाँ पे आपको लो सैलरी मिलेगा। सही बात है ना, कम रिस्क yes, कम रिस्क रहेगा तो वहां पे कम सैलरी होगी, ज्यादा रिस्क ज्यादा सैलरी। सिंपल, ये तो चीज है, जाहिर सी बात है, ये तो होता ही है। हाँ, सबके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपका जॉब जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे जिनको मैं जानता हूँ, अभी आप एक फील्ड में एंट्री करते हो तो आपको बहुत सारा एक सर्कल बन जाता है, बड़ा सर्कल। वैसे मेरा सर्कल इज
जो प्रोफेशनल सर्कल है मेरा बहुत बड़ा है, तो जो बंदे काम कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को बार बार निकल रहे, या फिर अगर 10 में से एक का जॉब जाता है कभी कभी ऐसा, तो ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे ज्यादा जॉब जाने का चांसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेक्टर वाइज अभी जैसे आपने बताया कि ऑयल एंड गैस में काफी ज्यादा ये होता है, चांस होता है जॉब लॉस का, हाँ। ठीक है। हम्म। देन वाटर में आपने बताया कि बहुत मिनिमम होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया जो है इस वक्त वाटर ट्रीटमेंट पे लगी हुई है, उनको रिसाइकल करना है। यस 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 कहीं ना कहीं उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ऑयल एंड यस गैस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं ऑयल और गैस का जो कंजप्शन होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। धीरे धीरे चीजें रिन्यूएबल एनर्जी पे आ रही हैं, तो इसके वजह से भी यस ये भी यस एक रीजन है कि धीरे धीरे उस फील्ड में जो है डिमांड कम होता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी सेक्टर भी काफी अच्छा है। अगर कोई बंदा एनर्जी सेक्टर में जाता है एज अ पाइपिंग इंजीनियर, तो वहां पे भी यस मुझे लगता पावर है में। उसकी अच्छी यस प्रोफाइल होगी। हाँ, ऑल्सो वहां पे भी। केमिकल सेक्टर इज हाँ, देयर। यस अच्छा, हाँ, केमिकल लाइक अभी आपने जो बताया था कुछ समय पहले, लाइक फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। सो मतलब ये डिपेंड करता है सेक्टर वाइज कि कौन से सेक्टर में हैं आप, क्योंकि मैंने यस खुद देखा था जब करीब 2016 की आसपास की बात है। नहीं, एक्चुअली तो कैसा है, ये आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया जो डिजाइन में ऑयल एंड गैस में क्यों बताया, क्योंकि जो मैकेनिकल इंजीनियर है, अगर आप देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिजाइन फील्ड में आपको हायर सैलरी मिलेगा, जो आपको कौन से सेक्टर में नहीं मिल सकता। ओके, जो ग्रोथ रहता है फाइनेंशियल, वो आपको डिजाइन में ज्यादा मिल जाता है कंपेयर टू अदर सेक्टर। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे हमारा थोड़ा जो फायरिंग रहता है वो ज्यादा रहता है, मतलब जो रिसेशन रहता है वो ज्यादा रह सकता है जब अगर प्रोजेक्ट नहीं रहेगा तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जैसे सेक्टर है, आईटी सेक्टर, वहाँ पे कैसा मास निकाल देते हैं, वैसा तो नहीं होता अपने यहाँ पे ज्यादा। अभी आपने देखा होगा कोविड में, आपने ऐसा कोई कंपनी का नाम नहीं सुना होगा कि जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर को 500,000 ऐसा निकला है करके, जैसा आईटी में आपने सुना होगा, क्योंकि हमारा जो हाँ काम हाँ, है बिल्कुल वो बिल्कुल। चलता ही रहता है। यस ओके, सो ओवरऑल यही है कि मतलब जैसे जो भी हमारा जो कन्वर्सेशन हुआ है, बेस्ड ऑन दैट एस्पिरेंट डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, क्योंकि ये यस अल्टीमेटली उनका डिसीजन है। हम लोग इसमें कुछ बोल नहीं सकते कि आप ऑयल गैस में जाइए, वाटर ट्रीटमेंट में जाइए, एनर्जी में जाइए। यस तो अल्टीमेटली ये एस्पिरेंट का डिसीजन है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, और बेस्ड ऑन दैट यस वो अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करे और उन कंपनी में अप्लाई करे। यस यस ओके, सो अब हम लोग सबसे लास्ट चीज पे आएंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप एस्पिरेंट को, जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें आप कुछ मैसेज दें। मैं खास करके फ्रेशर लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मार्केट में नंबर्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल होते हैं, सिर्फ उनको आपको ढूंढना है। ओके, और अप्लाई करते टाइम पे आपका सीवी, प्रॉपर सीवी बनाना है, जिस वजह से आपको, आपका फर्स्ट है कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होना चाहिए, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। ओके, एक बार इंटरव्यू के लिए बुला देंगे तो आपका उधर 50% सिलेक्शन हो जाता है, मतलब आपका चांसेस बढ़ जाता है, 50% हो जाता है। इसके लिए आपका फर्स्ट है कि सीवी प्रॉपर होना चाहिए, और उसके बाद आपको ये भी थोड़ा आपका एनालिसिस भी होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है और कहाँ पे कौन सी कंपनी में जॉब रहता है, क्या रहता है। तो ये सब थोड़ा आपने ढूंढना भी है, और ये फील्ड में आपको नंबर ऑफ वैकेंसी भी है, और कंसल्टेंसी भी बहुत सारी है, काम भी बहुत है, तो ये आपको फ्यूचर के लिए अच्छा फील्ड है, आप इसको चूज कर सकते हो। दैट्स ग्रेट भाई, दैट्स ग्रेट। आशीष भाई, हमने तो बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, और मुझे लगता है कि हमने ओवरऑल सारी चीजें कवर कर ली है। लेकिन यस यस मैं एस्पिरेंट को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर इसके अलावा भी उन्हें कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को वो पोस्ट करें। अगर आशीष भाई को टाइम मिला तो डेफिनेटली ही विल रिप्लाई, और मुझे भी टाइम मिला तो मैं रिप्लाई करूंगा। और हमारा जो मैकेनिकल पेंटोमैथ का जो टेलीग्राम का चैनल है, आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं, और वहां पे आपको जो भी हेल्प चाहिए आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। सो once again, Ashish bhai, thank you very much for sharing your valuable and precious experience, and I hope जो भी चीजें हमने डिस्कस की है ये फ्यूचर एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा।
और बेस्ड ऑन Yes, दैट yes. दे कैन डिसाइड देयर करियर दैट किस फील्ड में उन्हें जाना है और किस सेक्टर में जाना है। ओके, Yes, yes, yes. तो वैसे तो मैं भाई चाहता था कि ये सेशन और लंबा चले, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट अब हमें इस सेशन को Yes. यही फिनिश करना होगा। बाय भाई, थैंक यू वेरी Yeah. मच, टेक केयर। Thank you very much, Praveen. Yeah.